न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, तो हम लोगों को सबसे पहले ये देखना चाहिए, इजी से शुरू कर रहे हैं, कि अगर ये एक पॉट वायर है, आप नेम ए बी and its length is given as LAB is equal to 1 मीटर। इसके ऊपर एक पावर सप्लाई दैट इज एक सेल ऑफ वोल्टेज से 10 वोल्ट लगा हुआ है, 10 वोल्ट। और अभी ये कह रहा है कि हैव अ सेल whose बैलेंस लेंथ इज एट 40 सेंटीमीटर। अगर वो 40 सेंटीमीटर पर बैलेंस है ई, तो ई की वैल्यू क्या होगी और के की वैल्यू क्या होगी। सबसे इजी क्वेश्चन की बात हुई है। हमारे पास एक वायर है ए बी ऑफ लेंथ 1 मीटर, जिसके ऊपर 10 वोल्ट की सप्लाई ऐड है एंड 40 सेंटीमीटर पर एक सेल का ईएमएफ मेजर हो जाता है। तो पूछ रहे हैं व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल एंड व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। आप देख रहे हैं यहाँ ऑल ऑफ द 10 वोल्ट इज ड्रॉपिंग ओवर द ए बी। इसका मतलब है कि अगर सोल्यूशन में हम जाए तो सोल्यूशन में आपके पास हो जाएगा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इन पॉट वायर अपॉन लेंथ ऑफ पॉट वायर वीएबी अपॉन इलेबी एल, दैट इज लेंथ एबी ऑफ पॉट वायर, यानी वोल्टेज ड्रॉप इन पॉट वायर अपॉन लेंथ ऑफ पॉट वायर। वोल्टेज ड्रॉप जैसे 10 वोल्ट हमने डायरेक्ट एबी पर अप्लाई कर दिया, दूसरे न्यूमेरिकल में हम देखेंगे कि 10 वोल्ट की वजह से वायर हीट होगा, हीट होने की वजह से अगर वायर बढ़ेगा तो सीरीज में एक रेजिस्टेंस ऐड करा देते हैं। तो रेजिस्टेंस ऐड करा देंगे तो अब आपको ढूंढना पड़ेगा कि 10 वोल्ट का कितना वो रेजिस्टेंस ले गया, जो बचेगा वो पॉट वायर को मिलेगा। लेकिन यहाँ हमने पॉट वायर एबी पर डायरेक्ट अप्लाई कर दिया है, तो यही 10 वोल्ट ही वोल्टेज इन एबी का काम कर रहा है। तो जाएगा 10 वोल्ट और लेंथ ऑफ पॉट वायर दैट इज 1 मीटर, 1 मीटर दिख रहा है 10 वोल्ट पर मीटर। दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब आपको पता है कि अगर सेल को आपने बैलेंस किया है ओवर द लेंथ एल, इस ईएमएफ को स्मॉल एल लेंथ पर बैलेंस किया है, तो आपको पता है फॉर बैलेंस लेंथ एल ईएमएफ कैन बी रिटन एज के इनटू एल। के आपके पास है 10 वोल्ट पर मीटर और एल आपके पास है 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर को मीटर में रखिए, क्यों? क्योंकि मीटर में ये है, तो 0.4 हो जाएगा, 0.4 मीटर। ना मीटर मीटर कैंसिल, 0.4 को 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 वोल्ट। इसका मतलब है ये जो सेल है, ये सेल 4 वोल्ट का होगा, सो दैट इट इज बैलेंसिंग ओवर द लेंथ ऑफ वैल्यू 40 सेंटीमीटर। ये 5 नंबर में आता है, ठीक है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये ना दे, तो इसका दूसरा वर्जन ये है, दिस इज अ पॉट वायर ए बी, और इसका 2 चीज दिए हुए हैं, इसका लेंथ दिए हुए हैं ए बी से आपको ढेर सारी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी जो व्हाट्सएप पे लोड है। हम एक डेटा ले रहे हैं इसका कि से द पॉट वायर लेंथ इज द 5 मीटर एंड से इट्स रेजिस्टेंस, यानी पॉट वायर का रेजिस्टेंस दे रहा है, से दिस इज द 10 ओम, और इस पे एक 15 वोल्ट का पावर सप्लाई लिए हुए हैं और साथ में एक सीरीज रेजिस्टेंस इन्होंने 50 ओम का ऐड कर रखा है, सो दैट ये वायर ए बी ओवरहीट ना हो। यानी कि पॉट वायर ए बी पर जो पावर सप्लाई है वो 15 वोल्ट की है और 50 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट की गई है, सो दैट पॉट वायर की ओवरहीटिंग ना हो। अब आप इस तरीके से नहीं लगाएंगे, आपको ढूंढना पड़ेगा कि 15 वोल्ट का कितना वोल्टेज ये 50 ओम ले गया, जो बचेगा वो ए बी में आएगा, और अगर वो ढूंढ पाए तो आप वोल्टेज इन ए बी अपॉन लेंथ ऑफ पॉट वायर ए बी लगाएंगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मिलेगा। यानी आप केवीएल केसीएल से आपको वर्क करना पड़ेगा। और दूसरा ये कि जिस सेल का ईएमएफ ढूंढना था उस सेल को कनेक्ट किया गया गैल्वेनोमीटर के थ्रू और ये बैलेंस लेंथ यहाँ अरेंज किया गया। अगर मैं कहता कि दिस इज द 1.5 मीटर लॉन्ग, दैट इज 1.5 मीटर पर अगर बैलेंस हुआ है, तो बताइए ईएमएफ कितना होगा। तो यहाँ 2 चीज पूछी जाती है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, ईएमएफ क्या होगा। आप ही सोचो ना, अगर के निकल जाता तो E इज इक्वल टू के एल और एल इज द बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंसिंग लेंथ ये दे रहा है आपको, इसका मतलब है स्ट्रगल करना है के का। जब पावर सप्लाई
सीरीज रेजिस्टेंस के साथ ऐड होगी तो आपको एक इससे बढ़ाना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा कि से I current is given by the 15 volt which is circulating through pot wire AB, this pot wire से होते हुए ऐसे और 50 ओम से होते हुए पावर सप्लाई तक, मतलब वन सर्कुलेशन इज डन। और अगर वन कंप्लीट सर्कुलेशन इज डन तो आपको पता है आप एक सर्कुलेशन पूरा करेंगे तो करंट इनटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 15 वोल्ट। देखिए यहाँ एक एक्स्ट्रा पैरामीटर दिया था, पॉट वायर का रेजिस्टेंस दिया था, तो पॉट वायर का रेजिस्टेंस दिया था तो इस वायर AB को एज अ रेजिस्टेंस ट्रीट करेंगे। तो अगर I इज द करंट गिवन बाय द 15 वोल्ट तो क्या हो जाएगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इज I, रेजिस्टेंस ऑफ पॉट वायर इज द 10 ओम, 10 ohm plus current here is the I, resistance is 50 ohm is equal to सब मैच कर रहा है डायरेक्शन में, करंट मल्टीप्लाइड इन करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस मैचेस, करंट मल्टीप्लाइड इन करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस मैचेस, तो प्लस प्लस हो गया, EMF 15 वोल्ट ट्रेवलिंग से मैच। यानी पॉट वायर एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर रहा है, आप इसमें एक सर्कुलेशन पूरा करेंगे तो 15 वोल्ट देने वाला है, करंट इनटू रेजिस्टेंस इसका और प्लस करंट इनटू रेजिस्टेंस इसका मिला के 15 वोल्ट से इक्वेट करेंगे, ये हो जाएगा 50 और प्लस 10 60, I इज इक्वल टू 15। आपको पता चल गया I इज इक्वल टू 15 बाई 60 दैट इज 1/4 एम्पियर। ये आपको पता चल गया कि पॉट वायर से कितनी करंट पास हो रही है। अब अगर आपको पॉट वायर सर वॉइस नहीं आ रही है, माइक म्यूट हो गया है। सर माइक म्यूट है। यस सर। हाँ ठीक है, हेलो। हाँ तो देखिए मैं क्या कह रहा था मैं कह रहा था हाँ कि अगर हमारे पास दो हमने प्रॉब्लम ली, एक पॉट वायर AB पर 10 वोल्ट का ड्रॉप डायरेक्ट करा दिया और एक पॉट वायर AB पर हमने 15 वोल्ट का ड्रॉप बाई 50 ओम रेजिस्टेंस कराया। ये दो ही न्यूमेरिकल है, इन्हीं में से एक 5 नंबर में आएगा। अब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ 10 वोल्ट वायर AB पर अगर ड्रॉप है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकलेगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला था वोल्टेज इन AB अपॉन लेंथ इन AB। तो वोल्टेज इन AB, ऑल ऑफ द 10 वोल्ट इज ड्रॉप्ड ओवर द पॉट वायर AB, तो ये हो जाएगा 10 वोल्ट और लेंथ ऑफ AB इज द 1 मीटर, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकल गया 10 वोल्ट पर मीटर। अब अगर ये 40 सेंटीमीटर पर बैलेंस है तो आपको पता है कि इफ स्मॉल l is the balance length, k is the potential gradient, then EMF is to be written as E is equal to KL, E is equal to K into L। अगर ऐसा है तो K की वैल्यू 10 वोल्ट पर मीटर है और L है 40 सेंटीमीटर, मीटर में लिखेंगे तो 0.4 मीटर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 वोल्ट आया। हमने कहा इस न्यूमेरिकल में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, उसका रीजन ये है कि 10 वोल्ट की पावर सप्लाई का पूरा प्रोपोर्शन AB पर ड्रॉप हो गया, तो आपने बहुत आसानी से K ढूंढ लिया। दूसरी प्रॉब्लम में हम ये कह रहे हैं कि कभी भी ये पावर सप्लाई को पॉट वायर पर डायरेक्ट ऐड नहीं कराएंगे, उसका रीजन है कहीं ऐसा ना हो कि 15 वोल्ट इतनी ज्यादा करंट दे दे कि वायर AB ओवरहीट हो जाए और लेंथ में थोड़ा बढ़ जाए। सेफ्टी के लिए सीरीज में एक रेजिस्टेंस बढ़ा दिया जाता है, हमेशा नहीं बढ़ाया जाएगा तो उसमें लिबर्ट लीजिएगा, अगर बढ़ा दिया गया तो अब इसमें कह रहे हैं कि एक सेल है अगर 1.5 मीटर पर बैलेंस हो रहा है तो बताइए उसका EMF कितना और पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना। अब हम कह रहे हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर निकालने जाएंगे तो AB में ड्रॉप ढूंढना पड़ेगा, तो AB में कितना, तो 15 वोल्ट का कुछ ये रख लेगा और कुछ ये रखेगा, अब इसका वाला वही ढूंढना पड़ेगा। हम कह रहे हैं कि आप ऐसा करो ना कि मान लो 15 वोल्ट इज गिविंग द I करंट, तो अगर ये I करंट दे रहा है तो ऐसे सर्कुलेट करेगी, ये करंट ना ले रहा है ना दे रहा है, कि कैसे हमको पता, क्योंकि रीडिंग तो तब लिखी जाती है बैलेंस लेंथ जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। इसका मतलब है कि ये 15 वोल्ट जो भी करंट देगा वो सर्कुलेट करते हुए ऐसे जाएगी, अगर ऐसे नहीं जाती तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता तो फिर पोटेंशियोमीटर नहीं काम करता। तो यहाँ
नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर के केस में अगर 15 वोल्ट ने आई करंट दे रखी है तो ऐसे सर्कुलेट करती हुई निकल जाएगी। नाउ करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट वायर प्लस करंट इनटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 15 वोल्ट। हमने ये लगा दिया यहाँ पे केवीएल इस पॉट सर्किट में, पॉट मतलब पोटेंशियोमीटर सर्किट में हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर दिया। करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट वायर दैट इज आई इंटू 10 प्लस करंट इंटू रेजिस्टेंस जो सपोर्ट में लगा हुआ है, ओवर हीटिंग से बचाने के लिए लगा हुआ है, इज इक्वल टू द 15 वोल्ट। बेनिफिट 60i इज इक्वल टू 15, so i इज इक्वल टू 15 by 60 दैट इज 1/4 एम्पियर। अब मैं कह रहा हूं कि पता चल गया कि दिस सेल इज गिविंग द 1/4 एम्पियर। अब हम ए बी का पोटेंशियल ढूंढ सकते हैं। कैसे? वोल्टेज इन ए बी कैन बी रिटेन एज करंट इन ए बी इंटू रेजिस्टेंस ऑफ ए बी। करंट इन ए बी, यही करंट ना ए बी से फ्लो कर रही है, तो 1/4 रेजिस्टेंस ऑफ ए बी दैट इज स्पॉट वायर रेजिस्टेंस। स्पॉट वायर रेजिस्टेंस इज 10, दिस इज 2.5 वोल्ट पर मीटर। सॉरी, वोल्टेज था, पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं है। ये आपने पॉट वायर में ड्रॉप्ड वोल्टेज निकाल लिया कि पॉट वायर में 2.5 वोल्ट का ड्रॉप होगा। अब आप पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। आ जाइए, क्या डेफिनेशन थी पोटेंशियल ग्रेडियंट की? वोल्टेज इन ए बी अपॉन लेंथ ऑफ ए बी इज द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। K is equal to voltage in AB upon length of AB. Voltage in AB 2.5 volt and the length of AB that is the 5 meter. So this becomes 0.5 volt per meter. पहला आंसर हो गया। Now आप E is equal to KL अप्लाई कर दीजिए तो K हो जाएगा, अभी आपने निकाला 0.5 और L इन मीटर दिया हुआ है 1.5 ये हो जाएगा 7.15 75 और 12.75 यूनिट होती है वोल्ट। मीन्स दिस सेल इज ऑफ EMF 0.75 वोल्ट। तो इस तरीके से बहुत आसान प्रॉब्लम पोटेंशियोमीटर पर आती है, 5 मार्क्स की आती है। एक प्रॉब्लम रे ऑप्टिक्स से मिल जाएगी, या मॉडर्न फिजिक्स में जाएंगे तो वहां से एक मिलती है, या तो फिर आपको ये पोटेंशियोमीटर मिलती है। ये हर साल मिलती है, नहीं तो फिर मूविंग कॉइल। 4 ही ऐसे टॉपिक है जिससे 5 नंबर आता है, तो हम लोग आगे देखेंगे। तो ये हो गया। मान लेते हैं एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक प्रॉब्लम और प्रैक्टिस कर लेते हैं। बाकी 7 या 8 प्रॉब्लम जो बोर्ड में आई है वो आपको व्हाट्सएप में भेजी गई है, वो आप लगा लीजिएगा, जो ना लगे वो छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ हमारे पास एक और प्रॉब्लम लगाते से हमारे पास, हाँ सर क्यों छोड़ देंगे? नहीं मतलब बता रहा, अगर बोल देंगे लगा लो तो लगा लोगी, मतलब यही तो बोले हैं, जो लग जाए लगा लेना, जो नहीं लगेगा छोड़ देना, यही ना। बस ए बी, मैं कह रहा हूं कि लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1 मीटर गिवन, रेजिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 3 मीटर गिवन, सॉरी 3 मीटर नहीं, 3 ohm is given, and this is 7 ohm is given, and this is 20 volt is given, and here cell here cell of 0.5 volt, ये गैल्वेनोमीटर हो गया, ये जॉकी हो गया। ये कह रहे हैं कि अगर इसका EMF 0.5 वोल्ट है तो बताइए बैलेंस लेंथ कितनी होगी, जबकि आपसे पोटेंशियल ग्रेडियंट भी पूछा जाता है। शुरू हो जाइए। फिर जब भी सप्लाई के साथ एक रेजिस्टेंस ऐड होगा, आपको आई करंट सपोज करके एक सर्कुलेशन पूरा करना होगा, एक सर्कुलेशन पूरा करना होगा। जैसे ही एक सर्कुलेशन पूरा करेंगे, मान लीजिए करंट फ्लोइंग इज आई, यहां अगर आई करंट फ्लो हो रही है 10, आई फ्लो रही है 10, आई फ्लो रही है 10,
आई फ्लो रही है दिस, आई फ्लो रही है दिस, सर्कुलेट करते हुए आ गई। ये खुद ए बी खुद एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर रहा है, और एक रेजिस्टेंस 2 IR मिलेगा और एक सेल मिलेगा। तो IR जब इस पर रखेंगे, ऐसे चल रहे हैं आप, दिस 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 दिस, तो ऐसे चलेंगे तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इज आई, रेजिस्टेंस इज 3I प्लस यहां हो जाएगा 7I, आई करंट है 7 ओम में, तो 7I पॉजिटिव क्योंकि मैच जो है, तो हो जाएगा 7I इक्वल टू 20 वोल्ट इज इक्वल टू 20। यहां से आपको मिल जाएगा 10I इज इक्वल टू 20, 10I इज इक्वल टू 20, यहां से I मिल जाएगा इक्वल टू 2 एम्पियर, आपको करंट मिल गई। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा वोल्टेज इन ए बी, voltage in AB is equal to current in AB into resistance in AB. Now current in AB is the 2, resistance in AB that is 3, that is 6 volt is dropped. Now potential gradient, voltage in AB upon length of caught wire AB, voltage in AB upon length of caught wire that is 1 meter, that is 6 volt per meter। एक आंसर हो गया। अब अगर E सेल है, E EMF का सेल है, बैलेंस ओवर द L लेंथ, तो आप लिख सकते हैं E इज इक्वल टू KL, लिख सकते हैं। में E की वैल्यू दी गई है 0.5 के, आप निकाल चुके हैं अभी, दैट इज 6, तो ये हो जाएगा L। So here the value of L is to be written as 0.5 by 6, ये मीटर में है। Now 0.5 सेंटीमीटर में कर लीजिए तो 50 by 6, या तो यही छोड़ दीजिए 100 सेंटीमीटर रख देंगे तो 50 by 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 48, 6 3 18, 6 3 18, 8.33 सेंटीमीटर, 8.33 सेंटीमीटर पर आपको बैलेंस मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने पोटेंशियोमीटर को कवर किया। अभी अगर हम आगे बढ़े तो अब हमारे पास, अब इस साल तो मिलना नहीं है प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी हम आपको समरी दे रहे हैं। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट एंड थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट पे आपको 1 मार्क्स मैक्सिमम मिलेगा, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, इजी है। फिर भी हम आपको आउटलाइन या गाइडलाइन दे रहे हैं। देखिए केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट का क्या मतलब है। होता ये है कि जब किसी सॉल्यूशन में करंट हम देते हैं तो वो सॉल्यूशन अपने आयंस में टूट जाता है, दिस इज द केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। वाइस वर्सा, जब कोई सॉल्यूशन अपने आयंस में स्प्लिट हुआ हो और उसमें हम इलेक्ट्रोड को डिप करते हैं तो एनोड कैथोड फॉर्मेशन होता है। यहाँ उल्टा है, उल्टा का मतलब केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब होता है व्हेन अ करंट एंटर्स इन अ सॉल्यूशन, solution starts to split into its constituent ions. This phenomena itself is called the electrolysis in chemistry, in physics also, but it is here named as chemical effect of current. For example, अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में करंट को एंट्री होने दें तो तुरंत कॉपर सल्फेट स्प्लिट हो जाएगा, Cu डबल प्लस प्लस SO4 डबल माइनस में, Cu डबल प्लस जाएगा कैथोड पे, पॉजिटिव है ना, न्यूट्रलाइज होने जाएगा कैथोड पे, नाम पड़ा कैटायन, कैथोड पे जाने वाला कैटायन। SO4 डबल माइनस अपने इलेक्ट्रॉनों को न्यूट्रलाइज करने जाएगा एनोड पे, नाम पड़ेगा, ये एनोड पे जाएगा, इसका नाम पड़ेगा एनायन। यानी कि कैथोड पे कॉपर का डिपोजिशन होगा और एनोड पर SO4 डबल माइनस का, और जैसे ही एनोड उसको न्यूट्रलाइज करेगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी और फुर हो जाएगी। क्या मतलब है? मतलब है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में करंट के एंटर करने पर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन अपने आयंस में स्प्लिट हुआ, उसका जो पॉजिटिव पार्ट था वो नेगेटिव पर गया कॉल्ड कैटायन, और जो नेगेटिव आयन था वो पॉजिटिव पर गया कॉल्ड एनायन।
कॉपर जब कैथोड पर गया तो डिपॉजिट होने लगा। अब यही हमको ढूंढना है कितनी करंट भेजने पर कितना कॉपर कैथोड पर डिपॉजिट होगा या कितनी गैस एनोड पर बनेगी, यही हम लोग को यहाँ देखना है। अगर AgCl होता तो AgCl अगर इसमें करंट हमने पास करा दी तो ये Ag प्लस प्लस Cl माइनस में स्प्लिट होगा। Ag प्लस कैथोड पर भागेगा कॉल्ड कैटायन, Cl माइनस एनोड पर भागेगा कॉल्ड एनायन, और कैथोड के ऊपर सिल्वर का डिपोजिशन होने लगेगा, जबकि उसी टाइम पर एनोड पर क्लोरीन गैस बनेगी और बबल के फॉर्मेट में आपको जाती हुई दिखाई देगी। तो इस तरीके से हम जब किसी सॉल्यूशन में करंट को एंटर कराते हैं तो देखते हैं कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस स्प्लिटिंग हो, उसके वो कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में स्प्लिट होने लगा और एनोड कैथोड पर डिपोजिशन शुरू हो गया। एक पर गैस बनती है और एक पर डिपोजिशन होता है। अब यहाँ एक साइंटिस्ट थे, वही केमिस्ट्री वाले फैराडे, उन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस रूल दिया। उन्होंने 2 रूल दिए जिसके बेसिस पर हम ये बता सकते थे कि कितना चार्ज या कितनी करंट पास कराने पर कितना डिपोजिशन होता होगा मटेरियल का या कितनी गैस बनती होगी ओवर द इलेक्ट्रोड। तो फैराडे लॉज, फैराडे सर लॉज। ये बहुत दूर है। बोलिए। हेलो, आपका वीडियो बहुत दूर है सर। हेलो सर आपका Yes, वीडियो सही बहुत ब्लर आ रहा है? सही है, सही है सर। सही है ना, वही तो हम भी देख रहे हैं। हम सामने इसलिए बड़ी सी स्क्रीन लगाए हुए हैं, इतना बढ़िया मेरे स्क्रीन पर इतना साफ दिखा रहा है, लग ही नहीं रहा है कि कैमरा जो है वो 2 मेगापिक्सल का है। ये मोबाइल कैमरे जितना साफ दिख रहा है। और मैं तो एकदम देखो कितना बढ़िया दिख रहा हूँ, एकदम क्यूटी पाई। क्यों? चलिए ठीक है, अच्छी बात। आप लोग तो दिख नहीं रहे हो, बट मैं तो दिख रहा हूँ ना कलरफुल, कि ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा हूँ। तो फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? जब किसी सॉल्यूशन में आपने करंट भेजी तो करंट का मतलब क्या, आपने चार्ज भेजा। तो फैराडे ने बोला मास डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंटरिंग इन द सॉल्यूशन। मोर चार्ज मोर मास इज टू बी डिपॉजिटेड। चार्ज कैसे काउंट होगा? करंट मल्टीप्लाइड इन टाइम। आई करंट अप टू टाइम टी तक भेजेंगे तो क्यू इज द आई टी। सो charge reaching in the solution is the I into T, जिसको Q कह रहे हैं। तो पहला रूल तो यही है, M प्रोपोर्शनल टू Q। करेक्शन कर रहा है मींस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेके आए तो Z आएगा और चार्ज का अमाउंट करंट इंटू टाइम से आएगा, या गया Z। इसके पहले कहीं आया होगा विथ, वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम। विथ का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और Z का मतलब होता है मास डिपॉजिटेड, वेयर Z इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट? अगर हम 1 एम्पियर की करंट 1 सेकेंड तक सॉल्यूशन में एंटर कराएं तो Z इज इक्वल टू M। जैसे हमने सिल्वर क्लोराइड लिया, अगर 1 एम्पियर की करंट हम 1 सेकेंड तक एंटर करें तो जो भी मास डिपॉजिटेड होगा ओवर द इलेक्ट्रोड दैट विल बी द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर। ये हर मटेरियल का अलग अलग आता है, कॉपर का अलग आएगा, सिल्वर का अलग आएगा, आयरन का अलग आएगा। यानी कि यूनिट एम्पियर की करंट यूनिट टाइम तक पास कराने पर जो मास डिपॉजिट होता है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो या तो हमें बता दिया जाए कितनी एम्पियर की करंट कितने टाइम तक, या बता दिया जाए कितना कूलाम चार्ज पास कराया गया और जेड कितना है उस सॉल्यूशन में जिस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम तुरंत उसका एम बता देंगे। बट दिस इज अ टिपिकल। तो दूसरा रूल दिया गया केमिकल इक्विवेलेंट। अच्छा, केमिकल इक्विवेलेंट जरा जान लीजिए। दूसरे रूल में जाने से पहले ये देख लीजिए कि हर बार जो जिसका डिपॉजिटेड मास कैलकुलेट करना है, जिसका डिपॉजिटेड मास कैलकुलेट करना है, अगर हम जैसे एजी की बात करें तो एजी की एक वैलेंसी होगी और एजी का एक एटॉमिक वेट होगा ए। कॉपर की बात करें तो कॉपर की एक वैलेंसी है, कॉपर का एक एटॉमिक वेट है। नाउ द क्वांटिटी एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी इज कॉल्ड द केमिकल इक्विवेलेंट। केमिकल इक्विवेलेंट यानी कि एक पैरामीटर हम डिफाइन कर दे रहे हैं, उसकी जरूरत है हमें। केमिकल इक्विवेलेंट
इक्विवेलेंट, इसको W से डिनोट करते हैं, ये होता है एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। देखिए जैसे कॉपर की बात करें, कॉपर का एटॉमिक वेट होता है 63.5 और वैलेंसी दिख रही है 2, यानी कॉपर का W निकल गया। इसी तरह सिल्वर का निकाल सकते हैं आप, सिल्वर का एटॉमिक वेट कितना है सिल्वर की वैलेंसी कितनी, यानी कि हर एलिमेंट का जो रिएक्शन कर रहा है किसी अदर एलिमेंट के साथ, उसका आप केमिकल इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। अब दूसरा इन्होंने दिया, एक्चुअली में पहले में जेड की दिक्कत हो गई, तो इन्होंने दूसरा डिफाइन किया कि मास liberated are deposited on an electrode is directly proportional to the chemical equivalent। तुम ही सोचो कि अगर एटॉमिक वेट ज्यादा है तो W ज्यादा होगा, W ज्यादा होगा तो मास डिपॉजिटेड ज्यादा होगा। वैलेंसी ज्यादा है तो अगर वैलेंसी मोनोवैलेंट है तो 1 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज कर देगा, अगर डाईवैलेंट है तो 2 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज करेगा, ट्राईवैलेंट है 3, यानी वैलेंसी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा करंट खाएगा। सोच के देख लीजिए, अगर डाईवैलेंट है तो 2 इलेक्ट्रॉन पर फ्री हो रहा है, और अगर मोनोवैलेंट है तो 1 इलेक्ट्रॉन पर फ्री हो रहा है, यानी मास डिपॉजिटेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैलेंसी होता है, जिसका वैलेंसी जैसे Al++ 3 इलेक्ट्रॉन पे फ्री होगा। और अगर हम कॉपर की बात करें 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, तो इसका मतलब है मास डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केमिकल इक्विवेलेंट। और अभी भी पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। क्यों पर्पस नहीं सॉल्व हुआ? जब इसको कैलकुलेट करने जाते हैं तो जेड फंसा देता है, इसको कैलकुलेट करने जाते हैं W कैलकुलेट करके बैठे हैं तो ये इक्वल टू तो आया ही नहीं, तो प्रोपोर्शनल आया। इसका मतलब है हमें और अरेंज करना पड़ेगा। मींस फैराडे के लॉ तो 2 ही है, अब इन दोनों को अरेंज करेंगे तो हम देखेंगे हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कितनी करंट या कितना चार्ज पास कराने पर कितना मास डिपोजिशन होगा। तो कहते हैं अरेंजिंग द फैराडे लॉज। तो चलिए अरेंज करके दिखाते हैं आपको। अगर हम 2 सॉल्यूशन लेना अलग अलग, कॉपर सल्फेट सिल्वर क्लोराइड, दोनों में सेम अमाउंट की करंट सेम टाइम तक एंटर होने दें, तो मान लेते हैं हमने सोल्यूशन 1 लिया, सोल्यूशन 1, सोल्यूशन 2। सोल्यूशन 1 में हमने जब करंट एंट्री की तो मास डिपॉजिटेड वाज m1, तो क्या लिख पाएंगे Z1IT, where Z1 is the electrochemical equivalent of solution 1। और I और T में 1 इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि यही करंट इतना ही टाइम तक हम दूसरे में भी पास कराएंगे। सोल्यूशन 2 में जो मास डिपॉजिटेड होगा M2 इज इक्वल टू हो जाएगा Z2IT। ठीक है, यहाँ दूसरा रूल लगाएंगे तो M1 प्रोपोर्शनल टू W1 हो जाएगा, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी कैलकुलेट करेंगे तो W1 निकल जाएगा। इधर का एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी कैलकुलेट करेंगे W2 निकल जाएगा। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है। इनका और इनका रेशियो लीजिए, इनके साथ रेशियो लीजिए तो आपको क्या मिलेगा, M1 बाई M2 इज इक्वल टू Z1 बाई Z2। और इनका रेशियो लीजिए तो आपको मिलेगा M1 बाई M2 इज इक्वल टू W1 बाई W2। इक्वेट हो जाएगा दोनों, ये भी M1 बाई M2 है, ये भी M1 बाई M2 है, इक्वेट हो जाएगा। अच्छा, इस एडजस्टमेंट में क्यों आए? इस एडजस्टमेंट में इसलिए आए कि फैराडे ने जब थ्योरेटिकल डिस्कशन दिया तो कहा कि मोर मास इज टू बी डिपॉजिटेड फॉर मोर चार्ज, और जब इज इक्वल टू लाने की कोशिश की तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट आ गया। इसको सारे सॉल्यूशन के लिए जरूरी नहीं था कि ढूंढ पाते, छोड़ दिए। दूसरा डिफाइन किए, इसमें भी प्रोपोर्शनलिटी आया, इज इक्वल टू नहीं आया। उसी इज इक्वल टू को लाने के लिए हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं आफ्टर 2 फैराडे लॉज, और यहाँ हमें एग्जैक्ट अमाउंट पता चल जाएगा कि कितना चार्ज पास कराने पे या कितनी करंट कितनी टाइम तक पास कराने पर एग्जैक्टली कितना मास डिपॉजिट होगा या फ्री होगा। तो ये हो गया, इक्वेट कर लीजिए, इक्वेट करेंगे तो हो जाएगा W1 बाई W2 इज इक्वल टू Z1 बाई Z2। 1 इधर लाइए, 2 उधर ले जाइए, और ये हो जाएगा W1 बाई Z1 इज इक्वल टू W2 बाई Z2। अगर सेम अमाउंट की करंट सेम टाइम तक किसी थर्ड सोल्यूशन में पास की गई होती तो उसका भी W बाई Z इक्वल आता। क्या मतलब है, सभी सॉल्यूशंस के लिए W बाई Z कांस्टेंट होता है। कोई भी लीजिए, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूशन, आयरन का सॉल्यूशन, उनके W और उनके Z का रेशियो कांस्टेंट होगा। जब इस कांस्टेंट को ढूंढा गया तो ये कांस्टेंट था फैराडे चार्ज।
मीन्स W by Z इज 1 फैराडे चार्ज। 1 फैराडे चार्ज वो चार्ज होता है जो 1 kg इक्विवेलेंट मास आपका मटेरियल को फ्री करता है। मीन्स ठीक से वो उसको देख लीजिए, W by Z इज इक्वल टू कांस्टेंट, और जो कांस्टेंट था दैट वाज 1 फैराडे चार्ज, 1 फैराडे चार्ज। और 1 फैराडे चार्ज की वैल्यू लैब से आई 96,500 कूलाम पर केजी इक्विवेलेंट, पर केजी इक्विवेलेंट। ध्यान से सुनिए, अगर कॉपर सल्फेट है में हम पूछे कि कॉपर हमें चाहिए, तो ये क्या बता रहा है W by Z? कॉपर का W पता है, कॉपर का Z पता है, रेशियो निकालिए तो आपको यही मिलेगा। नहीं पता है तो ये तो फिक्स है सबके लिए, अगर ये फिक्स है तो वापस आइए, अब आपको जरूरत नहीं है, इस पर आइए। 96,500 कूलाम चार्ज जब देंगे इसको, तो इसका 1, अच्छा यहाँ केजी का मतलब मोल्स होता है और इक्विवेलेंट का मतलब वैलेंसी से डिवाइड, यानी कि पर केजी, यानी 96,500 कूलाम चार्ज अगर देंगे तो केजी का मतलब 1 मोल, 1 मोल डिवाइडेड बाय वैलेंसी, कॉपर की वैलेंसी 2 है। क्लियर है? यानी 1 मोल बाय 2, और 1 मोल का मतलब क्या? 63.5 ग्राम, 63.5 ग्राम बाई 2, यानी कितना हो जाएगा? 2 3 और रफली 2 2 32 ग्राम। मीन्स जब 96,500 कूलाम चार्ज पास करेंगे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से, तो कॉपर का 32 ग्राम डिपॉजिट हो जाएगा। क्लियर है? कहां से पता चल रहा है? फैराडे कांस्टेंट से। 96,500 कूलाम चार्ज पास कराने पर 1 केजी इक्विवेलेंट, 1 केजी का मतलब मोलर मास, इक्विवेलेंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय वैलेंसी। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं NaCl होता, NaCl 96,500 कूलाम चार्ज पास कराइए, 1 मोलर मास ऑफ सोडियम 23 ग्राम डिवाइडेड बाय वैलेंसी 1, यानी कि अगर 96,500 कूलाम का चार्ज हमने सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन से पास किया तो सोडियम का 23 ग्राम मास डिपॉजिट हो जाएगा ओवर द इलेक्ट्रोड। हमें ना W जानने की जरूरत पड़ी ना Z जानने की जरूरत पड़ी, हमको पता चल गया कि इतना कूलाम चार्ज पास कराने पर 1 मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फ्री हो जाएगा। अगर यही चीज मान लेते हैं होता और कोई होता, AgCl होता, AgCl, तो 96,500 कूलाम चार्ज पास कराने पर 1 मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑफ सिल्वर इतना फ्री हो जाएगा। तो इस तरीके से फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को कंबाइन टुगेदर किया गया, तो पता चल गया कि 96,500 कूलाम चार्ज अगर एंट्री होता है सॉल्यूशन में तो 1 केजी इक्विवेलेंट यानी कि मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी इतना फ्री हो जाता है ओवर द इलेक्ट्रोड। इतना आपको पढ़ना था 1 नंबर के लिए। एट अ ग्लांस देख लीजिए थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। जब हम 2 अलग अलग मटेरियल्स की रॉड लेते हैं और उनको एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं, जैसे हमने एक आयरन की रॉड ले ली, एक कॉपर की रॉड ले ली, एंटीमनी, बिस्मथ, सिल्वर, गोल्ड, निकेल, कॉपर, कोई भी 2 अलग अलग मटेरियल की रॉड लीजिए, तो 2 अलग अलग मटेरियल की अगर हम रॉड लेते और उनको एंड टू एंड ज्वाइन कर देते, हमने कॉपर की ले ली, हमने आयरन की ले ली, तो इसको बोलते हैं थर्मोकपल। जब हम टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करते हैं अक्रॉस द जंक्शन तो हमें इससे एक करंट फ्लो मिलने लगती है। दिस इज कॉल्ड थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट एंड द फिनोमेना इटसेल्फ इज एक्सप्लेन्ड बाय सीबेक, अ साइंटिस्ट सीबेक। अकॉर्डिंगली दिस इज आल्सो कॉल्ड द सीबेक इफेक्ट। अगर हम यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाए तो हमें इसमें डिफ्लेक्शन मिलेगा। बस करना ये है कि एक एंड को गर्म करना है और एक एंड को ठंडा करना है, यानी 2 अलग अलग मटेरियल को एंड टू एंड ज्वाइन करके जंक्शन को डिफरेंट टेम्परेचर डिफरेंस पर अगर मेंटेन कर दें तो इस लूप में एक करंट सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। क्वेश्चन है क्यों? तो आंसर है दोनों में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अलग अलग है, किसी की डेंसिटी ज्यादा किसी की डेंसिटी कम, और टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करते ही एनर्जी मिल गई। ऑब्वियसली अगर एनर्जी मिल गई तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा
फ्रॉम हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस प्रोसेस में करंट मिलने लगेगी। अगर हॉट और कोल्ड के बीच थीटा इज द टेम्परेचर डिफरेंस, तो यहाँ जो ईएमएफ इस्टेब्लिश हुआ, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो मेंटेन है तो इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस है। तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो है तो काज इज द थर्मो ईएमएफ, मतलब यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल है टू मूव द इलेक्ट्रॉन, उसका नाम दिया गया थर्मो ईएमएफ। और कहा गया कि इस थर्मो ईएमएफ की जो वैल्यू है वो वैल्यू होगी बाय लैब अल्फा थीटा प्लस 1/2 बीटा थीटा स्क्वायर। थीटा इज द टेम्परेचर डिफरेंस, alpha and beta are the constants for the metals used to make the thermocouple। अल्फा और बीटा लैब से मिलेंगे, थीटा लैब और आप ढूंढ लेंगे यहाँ पे, ये आपको न्यूमेरिकली प्रोवाइड किया जाएगा। अगर इनके बीच टेम्परेचर डिफरेंस थीटा है और इन दो मटेरियल्स के लिए अल्फा और बीटा कांस्टेंट है, तो इसमें जो ईएमएफ क्रिएट होगा टू मूव द इलेक्ट्रॉन विल बी ऑफ वैल्यू इक्वल टू अल्फा थीटा प्लस 1/2 बीटा थीटा स्क्वायर। यानी ईएमएफ और थीटा का वेरिएशन पैराबोलिकली है, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर डिफरेंस बदले में ईएमएफ, वैसे वैसे पहले तो ईएमएफ बढ़ेगा फिर धीरे धीरे घट के 0 हो जाएगा। वो टेम्परेचर डिफरेंस जिसपे ईएमएफ सबसे हाईएस्ट होता है इज कॉल्ड द थीटा न्यूट्रल। यानी एक टेम्परेचर डिफरेंस ऐसा है जब सबसे ज्यादा करंट आपको यहाँ मिलेगी, सबसे ज्यादा ईएमएफ होगा, दैट इज कॉल्ड थीटा न्यूट्रल। और एक ऐसा टेम्परेचर डिफरेंस है कॉल्ड थीटा इन्वर्जन, जिसके लिए अगर इतना टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द जंक्शन मेंटेन कर देंगे तो यहाँ करंट एंड हेंस ईएमएफ की वैल्यू 0 हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड द थीटा इन्वर्जन। दिख रहा है, थीटा इन्वर्जन -0 इज इक्वल टू 2 थीटा एन। अरे दिस और दिस ऐड करेंगे तो थीटा ही होगा और इतना ही थीटा एन है, तो सिमेट्री बेसिस पर आपको क्या मिल जाएगा, थीटा इन्वर्जन -0, ये हो गया, का आधा इज द थीटा एन। यानी आपको न्यूट्रल और इन्वर्जन में रिलेशन मिल गया, थीटा इन्वर्जन बाई 2 इक्वल टू थीटा न्यूट्रल, एक फार्मूला। दूसरा, डिफरेंशिएटिंग एंड इक्वेटिंग टू 0। अगर डिफरेंशिएटिंग एंड इक्वेटिंग करेंगे तो ये स्लोप हो जाएगा और थीटा एन पे स्लोप 0 होता है, यानी यहाँ स्लोप 0 है ना, तो डिफरेंशिएटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या हो जाएगा, डी बाई डी थीटा, डी बाई डी थीटा हो जाएगा अल्फा प्लस 1/2 2 बीटा थीटा। और इक्वल टू 0 करने के लिए कह रहा है, यानी स्लोप 0, स्लोप 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा थीटा, यहाँ से थीटा निकल गया माइनस अल्फा बाई बीटा, और ये थीटा कौन सा थीटा है, थीटा एन पे डी बाई डी थीटा 0 होता है, इसका मतलब ये थीटा न्यूट्रल है। यानी कि अगर अल्फा और बीटा आपको पता है तो आप थीटा न्यूट्रल निकाल लेंगे, थीटा न्यूट्रल पता है तो थीटा इन्वर्जन निकाल लेंगे। ठीक है, अगर हम रिवर्स करें, यानी जैसे ही करंट फ्लो करे तो टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन हो जाता है, इसको पेल्टियर इफेक्ट कहते हैं। तो दो चीज है, टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करते हैं तो करंट फ्लो होने